अगर मैं डायरेक्शन लेस मुझे पता ही नहीं कि मैंने कहाँ जाना है। इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। वो अब्दुल ईदी उनके दिमाग में ख्याल आया या मेरी डायरेक्शन सिर्फ एक ही है और वो ये है कि मैंने मरीजों की खिदमत करनी है। उनका रिकॉर्ड है कि किसी भी प्राइवेट शख्स के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी एम्बुलेंसेस कहीं पे भी नहीं। व्हाई? बिकॉज डायरेक्शन थी। नेल्सन मंडेला कितने साल वो जेल में रहता है, जब वो निकलता है तो साउथ अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म कर देता है। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। हम जब अपना प्रोफेशन ही चूज़ नहीं कर पाते, तो जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो हमें क्या कुछ फेस करना पड़ता है। एक इंसान डायरेक्शन लेस होता कब और क्यों है और इसके साइंस क्या होते हैं। फीमेल ये समझती हैं कि उनके लिए सबसे आइडियल जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है। इट्स रॉन्ग। टीचिंग करंटली इज द लोएस्ट पेड प्रोफेशन इन पाकिस्तान। जब इंसान को पता होता है कि मैंने क्या करना है, तो बड़े वो काम जो करने वाले होते हैं वो नहीं करता, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है और हर वो काम कर जाते हैं जो करने वाले नहीं होता। हमने अपनी लाइफ में क्या करना है, हमारी जिंदगी का आखिर मकसद क्या है, हमें क्या जॉब करनी चाहिए या बिजनेस की तरफ चले जाना चाहिए, और हमने अपने करियर में कैसे एक्सेल करना है। जो बंदा इन सवालों के जवाबात नहीं जानता, उन सब के जवाब इस पॉडकास्ट में मिलेंगे आपको कॉर्पोरेट ट्रेनर कामरान सईद साहब से। सर, एक इंसान का डायरेक्शन लेस होना क्या होता है? अगर मैं डायरेक्शन लेस मुझे पता ही नहीं कि मैंने कहाँ जाना है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कहीं पहुंच जाऊंगा। हाँ। अदरवाइज तो मेरी तरफ से तो कोई ऐसा प्लान नहीं है कि जिस पे कि मुझे पता हो कि मेरी डायरेक्शन या मेरी मंजिल क्या है। डायरेक्शन का मतलब मेरे नज़दीक ये है कि व्हाट इज़ योर डेस्टिनेशन, आपकी मंजिल कहाँ है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। सो जब आपको आपकी मंजिल का नहीं पता तो फिर आप डायरेक्शन लेस है। मैं तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन करूँगा। और सर, समटाइम्स हम लाइल्मी की वजह से ये सोचते हैं कि जो रास्ता हम चुन रहे हैं वही सही है, हालांकि हो सकता है वो रास्ता गलत हो। आपने बहुत ही टची सवाल किया। आप हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, फ़र्ज़ कीजिए हम उनकी एग्जांपल एक ले लेते हैं जी। तो उनको तो उनके लिए कोई करियर काउंसलिंग तो है नहीं, ठीक है ना। तो शुरू में पेरेंट्स ने बचपन में बताया कि तुमने क्या करना है। उसके बाद जब बड़े हुए तो हमारे यहाँ पे चूँकि एक वो कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्टेटस है, पेशा वराना हम लोग इज़्ज़त देते हैं किसी को, लाइक डॉक्टर, इंजीनियर्स। तो आपके नज़दीक आप वो करना चाहते हैं जिससे कि आपकी माशरे में एक इज़्ज़त होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि यू नो वेयर आई हैव टू रीच, और मुझे कहाँ पे अपना रास्ता कैसे चुनना है। अब जो पहला सवाल था वो ये है कि आपको अपनी मंजिल का पता नहीं है, और दूसरा सवाल ये है आपका कि आपको ये भी नहीं पता कि मुझे अपना रास्ता चुनना कैसे है जहाँ तक कि मैं आसानी से पहुँच पाऊँ। ये मेरा ख्याल है कि इज़ वन ऑफ द चैलेंज वी आर हैविंग। मैं आपको दो स्टोरीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूँगा कि जब आपको अपनी मंजिल का अंदाज़ा हो या आपके पर्सपेक्टिव में अगर मुझे अपनी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो तो मेरे लिए बड़ा आसान होगा। सबसे पहली खूबसूरत स्टोरी जो है वो अब्दुल ईदी की है, ठीक है। बचपन में माँ बीमार थी, उनकी तीमारदारी करते थे, तो ये उनके दिमाग में ख्याल आया कि मेरा ज़िंदगी का मकसद सिर्फ एक ही है या मेरी डायरेक्शन सिर्फ एक ही है, और वो ये है कि मैंने मरीज़ों की खिदमत करनी है। तो बाप आपको दुआने देता था उस ज़माने में, जिसमें से एक आना आप खर्च करते थे, एक आप जमा करते थे। उन पैसों को जमा करके उन्होंने पहली एक छोटी सी डिस्पेंसरी कराची में बनाई, और फिर वहाँ ही उन्हीं पैसों में से कमा के उन्होंने एक जो है एम्बुलेंस खरीदी, और वो एम्बुलेंस वो खुद चलाते थे। वाह, ठीक है। अब वो कहाँ पहुँचे कि उनका रिकॉर्ड है कि किसी भी प्राइवेट शख्स के पास या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी एम्बुलेंसेस कहीं पे भी नहीं थी। वाई? बिकॉज डायरेक्शन थी। सेकंड, अगर इंटरनेशनली देखें तो नेल्सन मंडेला को अगर हम पढ़ें तो आप ये देखेंगे कि अपार्थाइड जो थे वो जी कालों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत थी मुझे पसंद नहीं है। कितने साल वो जंग जो है वो जेल में रहता है, जब वो निकलता है तो साउथ अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म कर देता है। आज आपको उनकी क्रिकेट टीम के अंदर सब जो है वो मोस्टली ब्लैक मिलते हैं और उसमें सफ़ेद कम है। एक ज़माने में वहाँ ब्लैक होता ही कोई नहीं था। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि इट इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट कि मुझे पता हो कि मैंने कहाँ पहुँचना है। मैं चूँकि फ्रैंकलिन कॉवी सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो उसमें एक उनकी जो सेकंड हैबिट है वो ये है, स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। ठीक है। स्टार्ट इस तरह से करो तुमने पहुँचना किधर है, और एंड जो है ना वो आपकी ज़िंदगी का विजन है, मकसद है कि मैंने ये सारी ज़िंदगी गुजारी है तो मैंने किस लिए गुजारी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास जब डायरेक्शंस होती हैं
तो फिर आपके पास आपकी मंजिल आसान होती है और आपको उस पर पहुंचना भी आसान होता है। मतलब आपका विजन जो होता है वो क्लियर होता है, क्लैरिटी होती है आपको। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं है, जो हम बात कर रहे थे कि बच्चों को आपको उनको पता ही नहीं है कि मेरी करियर काउंसलिंग क्या है। फिर जब वो स्कूल में जाते हैं वहाँ पे भी कोई करियर काउंसलिंग नहीं बिल्कुल भी नहीं मिलती। होती। आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं वहाँ भी करियर काउंसलिंग कोई नहीं मिलती। तो हमारे तो ज़िंदगी में बल्कि ज़्यादातर केसेस में हमारे यहाँ पे जो आपका करियर का ऑब्जेक्टिव है वो स्टार्ट होता है आफ्टर इंटरमीडिएट, FSC के बाद, जब आपके नंबर नहीं आते। उस वक्त तक तो हर कोई यही कोशिश कर रहा होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, डॉक्टर या और या इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। उसके बाद फिर देन जब नहीं होता तो अब क्या करें, देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर द ऑप्शंस एंड देन यू मेक द मिस्टेक्स। हाँ, फिर आप गलती करते हैं। मतलब स्टार्ट में कोई डायरेक्शन ही नहीं होती ना, तो फिर Direction आप नहीं। फोकस्ड ही नहीं होते जी हाँ। लाइफ में। तो जब आप रैंडम डिसीजन करेंगे तो रैंडम डिसीजन कभी भी एक्यूरेट नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और आप एक जगह पहुंचते हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि यार नहीं, ये मेरी मंजिल तो नहीं थी। हाँ, इसलिए कि उस मंजिल के बारे में आपने पहले सोचा नहीं था। सोचा ही नहीं था। तो सर जब हम जैसे बात कर रहे हैं BS में आते हैं प्रैक्टिकल डिग्री की तरफ, तो जी, फिर जी। हम जब अपना प्रोफेशन ही चूज़ नहीं कर पाते, तो जी, जब जी। हम प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखते हैं तो हमें क्या कुछ फेस करना पड़ता है? देखिए, लास्ट टाइम भी हमने जब आपके साथ मेरी डिस्कशन थी, मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि व्हेन योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन देन यू डोंट वर्क। अब फर्स्ट कीजिए यू लाइक दिस, क्योंकि ये बड़ा ऑड किस्म का प्रोफेशन, हर कोई नहीं आता ना। हर कोई नहीं आता। तो यू हैव कम विद अ चॉइस। आपने मास कम्युनिकेशन किया, देन यू एंटर इनटू द मीडिया। अब आपका दिल नहीं करता आप रात 2 बजे तक भी यहाँ बैठे होंगे। एग्जैक्टली। आपका ये जब जितने भी लोग हैं, दे लव इट बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ क्लोज टू माई हार्ट। बिकॉज जो क्रिएटिविटी होती है ना, या जो आर्टिस्ट होता है उसके बिल्कुल दिल के पास होता है। हाँ जी। तो आपका दिल नहीं करता घर जाने को। हम तो जो होता है वो अनफॉर्चुनेटली वो प्रोफेशंस कर रहे हैं, और मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इसमें कि हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं दे आर एट द रॉन्ग प्रोफेशन बिकॉज दे आर नॉट देयर बाई चॉइस। ठीक है, दे आर देयर बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है भाई, नंबर नहीं आए तो अगर मैं डॉक्टर नहीं बन सकता तो मैं फार्मासिस्ट बन जाता हूँ। मैं फार्मासिस्ट नहीं बन सकता तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट बन जाता हूँ। अगर मैं वो नहीं बन सकता तो मैं साइकोलॉजिस्ट बन जाता हूँ। अगर मैं वो नहीं बन सकता तो मैं न्यूट्रिशनिस्ट बन जाता हूँ। चूँकि बैकग्राउंड आपका चूँकि मेडिकल साइंस सब्जेक्ट्स के साथ है, इसलिए आप उस तरफ जा रहे होंगे ना सारे के सारे। मतलब आप ऑप्शंस ढूंढ रहे होते हैं लेकिन आप पैशन के साथ काम नहीं कर रहे होते। इसलिए कि पैशन हमेशा तब बनेगा जब आप शुरू में सोचेंगे एट द वेरी अर्ली एज कि मुझे क्या करना है। ठीक है, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। और विजन जो है ना, आपका जो मंजिल है वो ब्रॉड होनी चाहिए, वो बहुत नैरो नहीं होनी चाहिए, जिसको हम विजन कहते हैं। तो होना ये चाहिए कि अगर मैं अपने बच्चे से ये कहता हूँ ना कि तूने डॉक्टर बनना है, ये गलत है, क्योंकि आपने उसकी चॉइसेस कम कर दी हैं। ठीक है, आप उसको कहें कि तुमने इंसानियत की खिदमत करनी है, यू हैव टू सर्व द ह्यूमंस। ठीक है, इफ़ यू हैव टू सर्व द ह्यूमंस तो फिर तो आप नर्स बन के भी कर सकते हैं, आप न्यूट्रिशनिस्ट बन के भी कर सकते हैं, आप एक अच्छा इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं। यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आपने क्या किया कि आपने एक ब्रॉड किस्म की अपना एक विजन लिया, और अल्टीमेटली आप कहीं ना कहीं तो उसके साथ वो मैच कर रहे होंगे, या कम से कम सिनर्जाइज कर रहे होंगे या अलाइन कर रहे होंगे। मतलब जो आप काम कर रहे हो उसमें आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हो, मतलब आपको एक डायरेक्शन मिल गई। आप चाहे ब्लॉगर भी बनते हैं, हाँ, बिल्कुल, लोग समझते हैं आप अगर आप ब्लॉगर बन के और बहुत सी सोसाइटीज़ की जो चैलेंजेस हैं उसको अगर आप हाईलाइट करते हैं तो तब भी इंसानी खिदमत कर रहे हैं ना आप। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका अर्ली एज है उसमें ये डिसाइड किया जाए कि मैंने कहाँ पहुँचना है, मेरी मंजिल क्या है। फिर वो रास्ता आपके लिए तलाश करना आसान है, राइट, और फिर उसके रिसोर्सेज को भी जो है वो ढूंढना आसान है या मीट करना आसान है। लेकिन सर एक इंसान डायरेक्शन लेस होता कब और क्यों है, और इसके साइंस क्या होते हैं? जिस वक्त पहली बात है कि क्यों होता है, वो तो हमें सभी हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, मैं भी हूँ, क्योंकि मेरा भी इंटरमीडिएट में अगर मेरे नई मार्क्स आए तो फिर मैंने बैचलर किया और फिर मैंने एक फार्मास्यूटिकल में किया। आई थिंक सबके साथ ऐसा है। लेकिन एक बात मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, ये जो आजकल की जनरेशन है जिसको हम जी जेन कहते हैं, दे आर वेरी क्लियर कि हमने क्या करना है। अच्छा, इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं दे वांट टू गो इनटू टेक्नोलॉजी, लाइक IT में जाना चाहेंगे, दे वांट टू परस्यू फैशन डिज़ाइनिंग, दे वांट टू गो इनटू मे बी एज एन मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। वो बड़े क्लियर हैं। उसकी वजह क्या है कि उनका एक्सपोजर टू दी इंफॉर्मेशन है,
तो दे लुक एट दी वो टैबलेट्स और वट एवर इट इज, गूगल में देखते हैं, बाकी जगहों पे देखते हैं, तो उनका नॉलेज बहुत अच्छा है। मतलब हमारे ज़माने में वी वर नॉट एक्सपोज टू सो मच नॉलेज। हम हर डायरेक्शन अपने पेरेंट्स को देखते थे या बाप को देखते थे कि यार ये बताएंगे तो फिर मैं करूँगा। तो Exactly. ये जनरेशन जो है इसमें आके अब दे आर वेरी क्लियर वेयर आई हैव टू गो, राइट। लेकिन फिर भी चूंकि आपका एक सोसाइटी का प्रेशर है और एक आपकी फैमिली का प्रेशर है कि नहीं यार सबसे पहले तुमने डॉक्टर बनना है, ठीक है, उसके बाद इंजीनियर बनना है, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो, इसलिए कि उसकी इज्जत ज्यादा होती है। सीएसएस ऑफिसर बनना है हाँ, तुमने, इसलिए कि उसमें इज्जत ज्यादा इज्जत होती है, ज्यादा है, पावर है, अथॉरिटी पावर आपके है। पास। दैट्स राइट, एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी सर, हमारे लोग अक्सर ये कहते हैं टू गो विद द फ्लो, तो ये डायरेक्शनलेस हम होना इसको कह सकते हैं, या ये अच्छी बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, के नहीं कुछ तो हो देखिए, रहा है? अगर तो आप ये कहना चाहते हो कि गो बाय द फ्लो, कि जो आपके इर्द गिर्द चेंजेस आ रही हैं, हाँ, आप उन चेंजेस को अडेप्ट कर रहे हैं या उनको एज ए करियर ऑप्शन ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट इस वक्त डिजिटल इकोनॉमी है जिसमें आपके पास एआई आता है, आपके पास ऑगमेंटेड रियलिटी आती है, आपके पास वर्चुअल रियलिटी आती है, आपके पास रोबोटिक्स हैं। तो अगर मैं फर्स्ट करें इफ आई वांट टू बी एन इंजीनियर, तो आई एम लुकिंग टूवर्ड्स दी मे बी डेटा इंजीनियरिंग, आई एम लुकिंग टूवर्ड्स दी एआई, आई एम लुकिंग टूवर्ड दी रोबोटिक्स। तो फिर ये गलत नहीं है, क्योंकि वो एडवांसेस हो रही हैं, आप उस एडवांटेज को अडेप्ट करें। Adapt देखें, करें। दुनिया में इर्तिका तो है, एवोल्यूशन तो है ना, बेशक। एवोल्यूशन है, हर चीज़ बदलती है। हाँ जी। अगर मैं जो मेरे इर्द गिर्द तब्दीलियां हो रही हैं, अगर मैं उसको उसके हिसाब से अडेप्ट कर रहा हूं तो इसमें बुराई नहीं है। हाँ, अगर ये है कि नहीं जी अगर सारे डॉक्टर बन रहे हैं तो मेरे खानदान में मैंने डॉक्टर बनना है, दैट इज रॉन्ग। लकीर के फकीर नहीं लकीर बनना। के फकीर, वो गलत है, हाँ। वो गलत है। और उसमें ज़्यादातर जो फोकस है वो बेसिकली पेरेंट्स का होता है। दे वांट, वो अपनी ख्वाहिशात ढूंढते हैं अपने बच्चों में कि उसके बच्चे के ना बड़े नंबर आए थे, तो तेरे भी आने चाहिए। वो देखें वो डॉक्टर बन रहा है, तुझे भी डॉक्टर बनना चाहिए। ये लकीर का फ़कीर है जो आपने कहा, या दिस इज़ रॉन्ग इफ़ यू आर गोइंग बाय द फ्लो। लेकिन अगर इफ़ यू आर गोइंग बाय द फ्लो, लुकिंग एट द चेंजेस अराउंड यू, अडेप्टेशंस को देख रहे हैं, तो फिर ठीक है, देन इट्स ओके। तो दोनों पर्सपेक्टिव इसके हैं, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। सर, नोकिया की एग्जांपल हमारे सामने है कि उसने एवोल्यूशन के साथ साथ वो नहीं चला, हाँ। और उसको कितना नुकसान हुआ, सारा बिजनेस ठप बड़ी हो गया। कमाल की, वो मैं हर जगह पे इसको हाईलाइट करता हूँ, जो उसका सीईओ कहता है, मैं उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। वो कहता है वी हैव डन नथिंग रॉन्ग बट वी आल्सो हैव डन नथिंग। ਅਸੀਂ गलत है नहीं कीता बट कीता भी कुछ नहीं। तो ये भी गलत है ना ये कि भी डायरेक्शन लेस हैं आप। हाँ, वाई दे हैव नॉट। आप तो अभी नोकिया की एग्जांपल है, आप ब्लैकबेरी की एग्जांपल है ना, द फर्स्ट जो पुश टेक्नोलॉजी थी जिसमें आप अपने ईमेल्स और सारी चीज़ें आप सर्च करते थे, उन्होंने भी नहीं किया। बहुत सी एग्जांपल हैं आपके पास पोलराइट कैमरा है, दे हैव नॉट अडेप्टेड, खत्म हो गया। किधर है आज मुझे बताएं। कोडेक को देख ले, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड था, वेयर इज दैट? बिकॉज दे हैव नॉट अडेप्टेड टू द चेंजेस। तो वो जो आप वाली बात थी कि अगर फ्लो बदल रहा है देन यू आल्सो हैव टू गो बाय फ्लो, बट दैट हैज़ टू बी द चेंजेस अराउंड यू। सर, जब इंसान डायरेक्शन लेस होता है तो उसको तो पता नहीं होता कि उसने कौन सा रास्ता चूज करना है, तो सबसे पहली चीज इंसान क्या करे? अब ये डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी के कौन से वाले फेस पे हैं, ठीक है। इफ़ आई एम ऑलरेडी हैव चूजन माई प्रोफेशन, राइट, तो वट हाउ आई एम गोइंग टू चेंज दैट? आइडियली तो डायरेक्शन हैज़ टू बी डिसाइडेड एट द अर्ली एज, 4-5-6 साल की एज में, या मैक्सिमम बाय क्लास 5th आपको डिसाइड कर लेना चाहिए दैट वेयर आई नीड टू गो। और उसके लिए बाकायदा आप, एक डिसीजन मेरा है, but there has to be the people who can help me to find that वो रास्ता तलाश करने के लिए। नेचुरली पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फिर बहुत से जो लोग हैं जो कि ऑलरेडी करियर काउंसलिंग करते हैं। स्कूल्स में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दे शुड हैव ए करियर काउंसलिंग। आप इंटरनेशनल दुनिया में जो टॉप स्कूलिंग सिस्टम्स हैं वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो वो एग्जैक्टली यही करते हैं। दे ऑब्जर्व यू व्हाट यू आर डूइंग एंड दे लुक एट योर एप्टीट्यूड, कि तुम्हारा एप्टीट्यूड है क्या, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे कैसे एप्टीट्यूड तलाश करते हैं, ए मेरा जड़ा बच्चा है ना, एक खिलौने खोल के ना फिट कर लेता है, इंजीनियर बनेगा। मतलब अपनी चॉइस उस पे थोप देते हैं कि ये ऐसे कर रहा है, इंजीनियर बनेगा। कोई देयर इज नो लॉजिक बिहाइंड इट ना। हाँ। सो सम टाइम जो आप वाली बात है, एक तो मेरी खुद की मुझे खुशी किस चीज़ पे होती है, नंबर 1, और नंबर 2 मुझे बाकायदा लॉजिकली रैशनली कोई हेल्प आउट करे कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि एक बच्चे का तो इतना माइंड नहीं है ना
इतना मैट्रिक का हमारा जो बच्चा उसका क्या एक्सपोजर होता है, ठीक है, वो ही कैन नॉट डिसाइड. सो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ द फोरम्स या को प्लेटफॉर्म्स ऐसे होने चाहिए अर्ली एज के ऊपर जो बच्चों को बाकायदा बताएं कि कौन कौन से ऑप्शन भी अवेलेबल है. अब बहुत से प्रोफेशन आप देखिएगा, ये जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं खासतौर पे एआई के बाद, एआई बिल्कुल वो ऑब्सोल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, एंड बहुत से प्रोफेशंस नए भी होंगे, एक्सेल कर जाएंगे. ठीक है. अब मसलन इंजीनियरिंग में अगर हम देखते हैं तो मे बी आज शायद सिविल इंजीनियरिंग की बड़ी डिमांड होगी, राइट. मे बी आफ्टर सम टाइम मेगाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, इसलिए कि दुनिया बदल रही होगी. जैसे ऑटोमोबाइल्स में देख लें, अगर पहले मैं मैकेनिकली उसको देखता था तो अब मेरे लिए इलेक्ट्रिक पर्सपेक्टिव होना ज़रूरी है, बिकॉज वी आर एंटरिंग इनटू द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नाउ. तो इसका मतलब वो चेंज भी तो हो रही है ना. तो वी नीड टू अडेप्ट एंड इम्पॉर्टेंट ये है कि वी हैव टू एक्सपेक्ट एंड एंटिसिपेट दैट व्हाट्स गोइंग टू हैपन. होने क्या जा रहा है, होने क्या जा रहा है. और ये याद रखिएगा, अगर आप में ये एक स्किल है जिसमें आप प्रोएक्टिवली सोचते हैं कि हाउ ये जो दुनिया में तब्दीलियां आ रही हैं ये किस तरह से इस दुनिया को बदलेंगी, तो फिर आप बड़ी आसानी से डायरेक्शन ढूंढ सकते हैं. डायरेक्शन ढूंढने के लिए प्रोएक्टिव होना बड़ा जरूरी है. प्रोएक्टिव बना, आप एक नज़र हो जो आप देख सकें आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ठीक है ना. चूंकि आज जो बच्चा फर्स्ट कीजिए 5 साल का है तो उसने 22 इयर्स की उम्र में ग्रेजुएशन करनी है. तो 5 का मतलब ये है कि अगर मैं 2024 में हूँ या 25 में हूँ तो आप उसके अंदर फर्दर 17 साल ऐड कर दें. इसमें दैट 2042 व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन 2042 कुछ नहीं पता लेकिन ना? आपने एक्सप्लोर करना है, आपने देखना है कि क्या नया हो सकता है, मेरे बच्चे के लिए क्या राइट है. ये तब करेंगे जब आपके पास ये एक तरह का एक पैशन होगा कि यार मैंने अगर अपनी डायरेक्शन तलाश करनी है तो फिर मुझे किस तरह से इंफॉर्मेशन लेनी है कि व्हाट प्रोफेशन आई विल बी हैविंग इन 2042. वो कौन से प्रोफेशंस होंगे, तो उसको फिर आप ऑप्ट करेंगे और उसके ऊपर फिर आप अपना डिज़ाइन करेंगे अपने करियर पाथवे को, आपकी एजुकेशनल पाथवे को, देन यू विल डिज़ाइन देयर. सर आपने मैट्रिक की बात की और एजुकेशनल पाथवे की बात की. जब हमारे बच्चे मैट्रिक में होते हैं और उसके बाद जो फर्दर स्टडीज़ वो कंटिन्यू करते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमने क्या फ़र्दर पढ़ना है, मतलब हमने मेडिकल चूज़ करना है या फिर प्री मेडिकल या फिर आर्ट्स, कुछ क्लैरिटी नहीं होती उन लोगों को. उस सिचुएशन में वो क्या करें? आपने मेरी दोस्ती रख को छेड़ा. मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, आपको पता है, मैं टीचर एज वेल. मैट्रिक में आपके पास क्या ऑप्शंस है? यू हैव मेडिकल, यू हैव कॉमर्स, आई थिंक, बल्कि नहीं, वहाँ पे तो शायद मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बस यही होता है, आर्ट्स होगा और मेडिकल होगा. जब हम इंटरमीडिएट में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कॉमर्स है, आईटी है, क्या कहते हैं उसको, मेडिकल है, और आई थिंक एक कोई नॉन मेडिकल या इंजीनियरिंग वाली साइड होती है. यू हैव ओनली 4 ऑप्शंस अवेलेबल टू यू. इसका मतलब है आपने अपना स्कोप उसी में ढूंढना है ना. उसके अगेंस्ट जो पैरेलल सिस्टम चल रहा है हमारे यहाँ पे, वो ए लेवल का है एंड ओ लेवल का है. ठीक है. ओ लेवल में आपको वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जो सब्जेक्ट्स या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे जो कि प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशंस है. इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, आईटी है, बिजनेस स्टडीज़ है. ठीक है. एंड सो मैनी, पर्सनल ग्रूमिंग है, देयर आर सो मैनी इनटू दैट. ठीक है. एक तो वो तमाम वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि प्रैक्टिकली आप एप्लीकेबल होते हैं. ठीक है. मैं इसकी बात नहीं करूँगा कि हम क्या पढ़ते हैं इंटरमीडिएट में या मैट्रिक में, वो सब्जेक्ट कहीं पे एप्लीकेबल नहीं होते सिवाय इसके कि अगर आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा रहे हो. व्हेन यू गो टू अल्टीमेटली टू द ए लेवल, देन वहाँ पे आप डायरेक्शन ढूंढ लेते हैं कि मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे आर्ट्स में जाना है या मुझे वहाँ जाना है, और वो उसमें स्पेसिफाई करते हैं. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही. जो आपकी वाली बात थी, जो फ्लॉ है वो बेसिकली आपके एजुकेशन सिस्टम में है, जिसकी वजह से आपके पास ऑलरेडी लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इसका मतलब ये कि मैंने अगर डायरेक्शन ढूंढनी है, करियर डायरेक्शन फर्स्ट करें ढूंढनी है, तो मैंने उसी में ढूंढनी है. सी, और अनफॉर्चुनेटली उसका जो फोकस है वो थ्योरी है, वो नॉलेज रिप्रोडक्शन है. ठीक है. नोट्स हो गए, फलां चीज़ें हो गई, प्रैक्टिकल नहीं है. हाँ, मुझे बताएं हाउ इट इज़ पॉसिबल कि कोई एक बच्चा 1100 में से 1100 नंबर ले ले. सही कह रहे हैं, बिल्कुल. देखे ना, इस्लामियात भी है,
उसमें सोशल इंग्लिश भी स्टडीज है, भी है, मैथमेटिक्स है। उर्दू है ना, हाँ मुझे जी। बताएं कैसे लेंगी। चले मैथमेटिक्स में 100% आ जाएंगे, हाँ जी। ठीक है, चले फिजिक्स में भी सोच सकते हैं हम लोग, बट इस्लामियात में, उर्दू में, व्हाट इज़ दैट? इसका मतलब ये है कि आपका करंट जो एक असेसमेंट सिस्टम है, वो आपके करंट जो बच्चे या तो बहुत शार्प हो चुके हैं या उनको चैलेंज ही नहीं करता वो, तभी इतने नंबर आ सकते हैं ना, वरना नहीं आते। आप नहीं दुनिया में कहीं जाए आप हैरान हो जाएंगे कि हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके सवाल का जवाब हम थोड़े से हट गए, वो ये है कि आपके पास ऑलरेडी बड़ा लिमिटेड किस्म की जो है ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं अपनी डायरेक्शन तलाश करने के लिए, या करियर की जो हम बात कर रहे थे एजुकेशन सिस्टम की वजह से। सर, हमारे लोग इस चीज़ में बड़े कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि हम किस करियर में एक्सेल करेंगे, हम जॉब करें, बिजनेस करें, तब एक बंदा किस डायरेक्शन को चूज करे। एक तो पहली बात है कि शुरू से ही हो, मसलन आजकल अगर हम देखें तो जॉब्स कम है, ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो बिजनेस की तरफ, या जिसको हम आजकल एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, या स्टार्टअप्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब आप एक कारोबार करते हैं ना, तो आप एक शख्स का रिस्क नहीं होता, उसमें बहुत से लोग आते हैं। जब मैं नौकरी करता हूँ तो मैं सिर्फ अपने रिस्क के लिए काम कर रहा होता हूँ। एक सबसे अच्छी बात तो ये, कारोबार करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए क्या आपको कारोबारी जो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट दिया भी जाता है कि नहीं दिया जाता? ठीक है, अभी आई नो देर हमारे जो एक हमसाया मुल्क में, वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल बनाया है जहाँ पे स्कूल के बच्चों को वो तैयार करते हैं, कहते हैं ये 200 रुपया है, इसको 500 रुपये करना है, कोई आइडिया लेकर आओ। अच्छा, जबरदस्त। अब क्या होगा, वो उसके माइंडसेट देखिएगा, कुछ ना कुछ तो बनाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है जी, वो 200 रुपये की कोई चीज़ लेगा, उसको कोई वैल्यू ऐड करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएगा, वो बेचेगा और वो लेकर आएगा। आपके सवाल का ये था कि जी वो किधर जाना चाहता है। अब अगर वो ऑलरेडी गलत डायरेक्शन में जा चुका है और उसने वापस जाना, वो फिर उधर से वापस आएगा और उधर जाएगा। अच्छा, फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत रिजिड किस्म की एजुकेशनल पॉलिसी है। अगर मैंने बैचलर में इकोनॉमिक्स किया है ना, तो फिर मैं मास्टर इकोनॉमिक्स में कर सकता हूँ। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस। मैं आर्ट्स पढ़ के इकोनॉमिक्स में मास्टर नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान में होता है? इट्स ओनली हियर। ओह माय गॉड। पूरी दुनिया के अंदर आप कहीं पे चले जाएं, पहले यू वांटेड टू बी अ डॉक्टर, आपने पता चला मेडिसिन में, नहीं यार नहीं, यहाँ पे होता भी है, क्योंकि बहुत से जो आपके नंबर एफएससी में इंटरमीडिएट में नहीं आते, तो फिर वो जाते हैं ना, क्या बीबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, या कहीं और जाते हैं। अब इन्होंने थोड़ा सा फ्लैक्सीबल किया है कि अगर आप मैथमेटिक्स का एग्जाम दे दें तो फिर आप ये कर सकते हैं, फलां कर दें, दे आर ट्राइंग टू डू इट, हाँ, एडिशनल सब्जेक्ट करके कर सकते हैं आप, लेकिन इट्स वेरी वेरी रिजिड काइंड ऑफ ए पॉलिसी वी आर हैविंग। इन माई व्यू अगर आप पूछो ख़ासतौर पे एजुकेशन के पर्सपेक्टिव के अंदर, तो मेरा अपना ये ख्याल है कि देयर हैज़ टू बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन इन ऑल 3 लेवल, विच इज़ प्राइमरी एजुकेशन, राइट, आपकी जो मिडल है, और फिर आपकी जो जिसको हम ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कहते हैं, वहाँ की एजुकेशन पॉलिसी में बहुत इंपॉर्टेंस है कि उस पर फ्लैक्सिबिलिटी हो। कोई जो ही मुझे ख्याल आए, ओहो दिस इज़ नॉट माई डायरेक्शन, ये मेरी मंजिल नहीं है, तो आई कैन चेंज। जैसे वो एक ट्रेन जा रही होती है ना, जब देखते हैं तो फिर वो जो पटरी बदलती है अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए, that has to be the flexibility we should have over here in our education system. सर at every level. बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मेरी एक कज़न है, उन्होंने डॉक्टर बनना था, मेडिकल में उनके अच्छे नंबर नहीं आए, उसके बाद उन्होंने आर्ट्स चूज़ किया और आज वो टीचर हैं। मतलब बनना वो क्या चाहती थी, बन क्या गई, पैशन भी नहीं है उनका और बस वो नौकरी ही कर रही हैं। अच्छा, मैं चले, ये इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, मेरा ख्याल है कि मैं ये एडवाइस दे सकता हूँ। 55% पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो फीमेल है, ठीक है, और फीमेल ये समझती हैं कि उनके लिए सबसे आइडियल जो प्रोफेशन है वो टीचिंग है, जैसे आपने ये कहा, ठीक है। इट्स रॉन्ग। टीचिंग करंटली इज़ द लोएस्ट पेड प्रोफेशन इन पाकिस्तान, ख़ास तौर पे जब आप स्कूल्स की बात करते हैं। देर आर सो मैनी गुड, बहुत कमाल की चेन्स हैं, पता नहीं कितने कितने हज़ारों की फ़ीस लेते हैं पर स्टूडेंट से, बट व्हाट दे आर पेइंग टू द टीचर इज़ नॉट वर्थ ऑफ इट, ठीक है। और आप क्या स्टार्ट करते हैं लो बेस पे, और फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर थोड़े थोड़े इंक्रीमेंट मिलेंगे। 10 साल के बाद जाके शायद आप उस लेवल पे पहुंचेंगे कि अगर आपने किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अपनी शुरू की होती जॉब, तो शायद उससे दुगनी या 3 गुना आपकी इनकम होती। और लेकिन होता ये है कि एक तो हमारे पेरेंट्स भी ये चाहते हैं,
और लड़कियों के पेरेंट्स ये चाहते हैं कि चलो अच्छा यार स्कूल में जाएगी 2 बजे आ जाया करेगी या 3 बजे आ जाया करेगी। जब आप कॉर्पोरेट में जाते हैं तो 5, 6, 7 बज जाते हैं आते आते, बट दे पे यू अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल। ठीक है, तो वो जो आप वाली बात है वो इसलिए वहाँ पे चली गई अल्टीमेटली कि शी फील कंफर्टेबल। लेकिन आपको अंदाज़ा है कि एक टीचर की जो एक्साइटमेंट है वो कितनी होती है? कुछ भी नहीं होती। कुछ भी नहीं होती। वही रूटीन का काम है, सुबह जाना है, और अगर वो फर्स्ट करे सब्जेक्ट टीचर है तो वही सब्जेक्ट पढ़ाएगी, 3-4 पीरियड लेगी, वापस आ जाएगी, कुछ नया नहीं करेगी। और आप आई एम सॉरी टू से दिस, आप बहुत सी टीचर्स को देखें जब वो 5-6 साल पढ़ा लेती हैं तो आई एम सॉरी दे हैव ए वेरी टिपिकल काइंड ऑफ ए टिपिकल गेटअप पर्सनालिटी बन जाती है। देयर इज नो चैलेंज, नोबडी सीइंग देम ओवर देयर। वही रूटीन काम, वो आप वॉर्न आउट कर जाते हैं, आपका पैशन नहीं रहता है, वो रूटीन बन जाती है, तो इट्स वेरी ट्रेजिक। बर्न आउट भी हो जाते हैं ना, इसीलिए ना जी, कुछ है नहीं, कुछ नहीं, वही स्पार्क कर ही रहे नहीं हैं है ना, लाइफ में। वही कर रहे हैं ना, हाँ। बार बार वही कर रहे हैं। देयर इज नो एक्साइटमेंट ओवर देयर, देयर इज नो एक्साइटमेंट ओवर देयर। हाँ, अगर आपके पास 2 पार्ट हैं टीचिंग में, जिसमें एक थ्योरी है और एक क्रिएटिविटी है, हाँ, फिर आपको चैलेंजेस आते हैं कि मैंने अपने स्टूडेंट को अगर कोई ये वाली टेक्निक पढ़ानी है जो कि, तो वो कैसे पढ़ानी है, फिर आपके पास चैलेंज आता है, फिर आप सोचते हैं। वरना एक दफ़ा आपने जो नोट्स बना लिए बस बना लिए, दैट्स फाइन। और अक्सर हम देखते हैं ना कि ड्राइंग की जो टीचर होती हैं वही बच्चों की फेवरेट होती हैं। वो किस लिए? क्योंकि वो क्रिएटिव काम होता है क्रिएटिव ना। है, कभी वो कुछ बना रही है, कभी वो लैंडस्केपिंग करवा रही है, कभी वो स्टिल आर्ट करा रही है, कभी वो कुछ करा रही है, वो खुद भी इस तरह से वो करती है। तो यस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर, डायरेक्शन हासिल करने के लिए एहसास ज़िया कि मेरा वक्त ज़ाया हो रहा है और मुझे ये नहीं करना चाहिए, कितना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट। आप ना वो वाली सवाल कर रहे हैं जो तमाम के तमाम सवाल आपको मिलते हैं या उसके जवाब मिलते हैं 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीवन कवी की जो बुक है, जिसकी मेरे पर सर्टिफिकेशन है, और उसमें एग्जैक्टली वो ये कहता है कि सबसे पहले क्या कहता है यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। क्या होने जा रहा है वो देखो। फिर वो कहता है स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, ये सेकंड हैबिट है। थर्ड जो आपने बात की है, थर्ड वो कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट। जिस वक्त तुम ये फैसला कर लो कि अब ये मेरी मंजिल है, तो तुम्हारी पहली प्रायोरिटी ये है वो तमाम के तमाम काम जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। अरे वाह, इसी क्या बात है। इट्स नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, वो तमाम के तमाम काम जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे, तुम्हारा सबसे ज्यादा वक्त उस पर लगना चाहिए। सो 80% द टाइम यू हैव टू स्पेंड ऑन दोज इंपॉर्टेंट टास्क, ठीक है, विच अल्टीमेटली लीड यू टू योर डेस्टिनेशन। बाकी तुमने जो ज़ाया करने वो तो होते ही है, मजबूरी है, क्या करें, वरना शायद 100% होना चाहिए। तो आपके वाली सवाल का जवाब बड़ा सिंपल है कि जिस दिन आप अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम डेस्टिनेशन कहते हैं, फिर वहाँ तक पहुँचने का जो रास्ते हैं, वहाँ तक पहुँचने के जो तरीके हैं, वहाँ तक पहुँचने के जो रिसोर्सेज हैं, योर फोकस ओनली हैज़ टू बी ऑन टू दैट। अगर वहाँ पे रहेगा फिर ही आप पहुँच पाएंगे या जल्दी पहुँच पाएंगे। सर, समटाइम्स आपका सही रास्ता लंबा रास्ता होता है, उसमें आपके जो इमोशंस होते हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, आपकी एनर्जी, टाइम सब बहुत ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कह सकते लेकिन लग जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका गोल जो होता है वो सही होता है। देखें, आपने एग्जैक्टली वही बात की जो मैंने अब्दुल तारीदी साहब की बात की। आप स्टार्ट कब किया था? बचपन में, ठीक है। कामयाबी कब आई थी? शायद बुढ़ापे में, राइट। लेकिन जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन था ना, कि जो मैंने अपनी डायरेक्शन या मंजिल डिसाइड की थी, जो मैंने सोचा था कि मैं हासिल कर लूँगा, वो मैंने हासिल कर लिया। अच्छा, जब आप एक दफ़ा ये डिसाइड कर लेते हैं कि आई हैव टू रीच टू दिस डायरेक्शन या जिस मंजिल पे मैंने पहुँचना है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप बोर हो रहे होते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, या आप ये समझते हैं कि मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। बिकॉज हर एक लम्हे पे आपको एहसास हो रहा होता है कि मैं एक स्टेप और करीब होता जा रहा हूँ अपनी मंजिल के। वो बेशक आपको आखिर में मिले, लेकिन होता तो है, देर आए दुरुस्त है, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन होती है ना, क्या जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। लेकिन अच्छा, उसके लिए भी ज़रूरी है, देखिए, जब आप किसी मंजिल पे जाते हैं तो माइलस्टोन्स बनाते हैं। मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ठीक है, आप ये करते हैं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ये करूँगा, तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या मैंने वो माइलस्टोन अचीव किया है, ठीक है।
अगर नहीं किया तो उसकी क्या वजह है, फिर क्या मैं अगले माइलस्टोन पे अब जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा हूँ। तो ये जो माइलस्टोन्स का अचीवमेंट है, जो छोटी छोटी सक्सेसेस हैं टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, दैट कीप यू मोटिवेटेड एज वेल। तो अगर आपको नेसेसरी मोटिवेशन मिल रही है ना, तो फिर आप टाइम ज़ाया नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे कासिम अली शाह साहब ने अपनी एक वीडियो में एक बात की थी, कोट करना चाहूँगी। वो कहते हैं कि जब इंसान को पता होता है कि मैंने क्या करना है, तो बड़े वो काम जो करने वाले होते हैं वो नहीं करता, क्योंकि हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, और हर वो काम कर जाते हैं जो करने वाले नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन कीजिएगा कि मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी इस गुफ्तगू में कोई भी देखने वाला हो जो कि फ़र्ज़ कीजिए ओपिनियन लीडर हो, या फ़र्ज़ कीजिए कि जो चेंज करने वाला हो एजुकेशन के अंदर, उनको सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी जो फर्स्ट एलिमेंट्री लेवल है, विच इज़ 5th क्लास तक है, वी नीड टू हैव द करियर काउंसलिंग एट दैट लेवल। ठीक है, दुनिया में 3 है ना जी, आपके एलिमेंट्री है, मिडिल है एंड हाई स्कूल है। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है, और हमारा हाई स्कूल अब नेचुरली टिल टू दी 12th ग्रेड तक या 12वीं तक जाएगा। तो उनको वहाँ पे ये इसको करें। आप देखिएगा कि ये जो एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, और बहुत से लोगों का जो इफेक्टिवली अपने काम को नहीं करना है, वो करना शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि उनको पता होगा कि मैंने यहाँ पहुँचना है। जो शाह साहब ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा कि मैंने आपसे कहा कि बहुत से लोगों को पता नहीं कि मैं यहाँ कहाँ पे हूँ, और हर वो काम कर जाते हैं जो करने वाला नहीं होता, टाइम ज़ाया करते रहते हैं कि ये ऑप्शन। जी हाँ, वो उसकी वजह वही है ना कि आपको ये नहीं पता कि मैंने जाना किधर है। तो उस तक पहुंचने के जितने भी काम आपके करने वाले या टास्क होंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम अर्जेंट में घुस जाते हैं वहाँ पे, और सबसे बड़े वेस्टर्स तो आजकल आपके पास सोशल मीडिया है, सही कह रहे हैं, जो विच टेक्स अ लॉट ऑफ योर टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम ले जाता है। सर, हमारे बहुत से यंगस्टर्स ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में उनके लिए कुछ नहीं रखा, और वो चाहते हैं कि मैं बाहर चला जाऊं, लेकिन बाहर जाएंगे तो क्या करेंगे। तो ऐसा बंदा जिसकी कोई डायरेक्शन ना हो और वो बाहर जाए, तो उसको कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आई टीच इन यूनिवर्सिटीज़, और मैं बहुत से लोग मुझे कहते हैं सर वी वांट टू गो टू यूके एंड यूएसए और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, दे ऑल वुड लाइक टू गो देयर। डू यू हैव एनी आइडिया दैट अगर मैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में यूके के अंदर ग्रेजुएशन करने जाता हूँ, it's going to cost me not less than 1 crore rupee. Pound is around 350, 380 से ज़्यादा का है। तो आप उसे कैलकुलेट तो करें कि कितने पैसे लगेंगे। डू यू थिंक कि वो आपको वो रिटर्न मिल जाएगा? वो रिटर्न नहीं मिलेगा। पाकिस्तान में तो नहीं मिलने वाला, पहली बात। सेकंड, याद रखिएगा जितनी भी डेवलप कंट्रीज़ है ना, वो ऑलरेडी सैचुरेटेड कंट्रीज़ हैं। वहाँ पे डिमांड है, लेकिन डिमांड है नई स्किल्स की, पुरानी स्किल्स की डिमांड नहीं है वहाँ पे। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो देखेंगे ना आप, जो बाहर लोग गए हुए हैं वो डॉक्टर्स हैं, राइट, बिकॉज नेचुरली हमारे डॉक्टर्स हैं, दे आर प्रोफेशनली वेरी वेरी साउंड, राइट। वो यहाँ पे जब वो MBBS करके जाते हैं वहाँ पे, तो नेचुरली दे आर मोर इफेक्टिव एज वेल। ठीक है, तो वो वहाँ जाते हैं। बाकी लोग जो जाते हैं वो तो सारी ऑड जॉब्स करते हैं, उनको वाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिल रही होती ना वहाँ पे, बिल्कुल ऐसे ही नहीं मिल रही होती। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट पाकिस्तान इज ए कंट्री ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि अभी तो हम सैचुरेशन पे पहुंचे नहीं हैं, बहुत से काम तो हमने किए ही नहीं हैं। देखिए डेवलप कंट्रीज में मोर देन 65% जो उनकी इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं वो सर्विसेज हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट आई एम श्योर इट्स नॉट देन 15%। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा जो आपके पास गैप है वो सर्विसेज में है। The only issue is this, that somebody has to tell them कि this is one service जो कि पाकिस्तान में अभी जो है वो नहीं हुई है, कंसेप्ट नहीं है। Why don't you do that? You getting my point? कुछ नया लेकर आएं, कुछ इनोवेटिव करें। Absolutely right. तो वैसे I think that क्योंकि मैं स्टार्टअप्स के साथ काम करता हूँ, यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ भी हूँ, तो मेरा ख्याल है कि हमारे लोग बहुत क्रिएटिव हैं, दे आर कमिंग अप सम ब्रिलियंट आइडियाज़, राइट, और सोचते हैं तो फिर ब्रिलियंट आइडियाज़ में रहते हैं। अगर आपने उनकी सोच बांधी नहीं हुई है, जितनी आप इन यंगस्टर्स की सोच को फ्री करेंगे, फ्रीडम देंगे, उतना ही ज़्यादा आप देखेंगे वो क्रिएटिवली सोचेंगे इन चीज़ों के बारे में। तो मेरा अपना जो आपके सवाल का जवाब अगर मैं उसे कंक्लूड करूँ तो ये है दैट पाकिस्तान इज स्टिल ए लैंड ऑफ opportunities, and there are tremendous opportunities over here, and the countries where they want to go is already saturated. हाँ, ये ज़रूर है कि वहाँ पे अगर आप 1000 पाउंड कमाएंगे तो वो पाकिस्तान के अंदर को 3.5-4 लाख बन जाएंगे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस, एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से। दैट्स दी ओनली थिंग।
अदरवाइज पाकिस्तान में भी अच्छे आइडियाज़ के साथ लोग कमाते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बिल्कुल ऐसे, और बाहर आप तब एक्सेल कर सकते हैं जब आपके पास स्किल्स हों, स्किल्स हो उस और वो लेवल की। स्किल हो जो कि वहाँ पे बहुत कम लोगों के पास हो। जैसे डेटा एनालिटिक्स है, ठीक है ना, वहाँ पे अभी लोगों के पास नहीं है, राइट। आप रोबोटिक्स में आ रहे हों, आप जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हों, यस वहाँ पे दे वुड लाइक टू ब्रिंग यू ओवर देयर। आप कैनेडियन इमिग्रेशन पे जब आप जाते हैं तो अब आपकी जो स्पेशल स्किल्स है उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और इसलिए आपके लिए आसान होता है वहाँ मिग्रेट करना। अमेजिंग सर, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मकसद क्या है, जवाज़े हस्ती क्या है? उसकी वजह यह है कि अपने आप को जानना। मुझे पता ही नहीं है, ठीक है। आई हैव नो आइडिया कि मैं कौन हूँ, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, मेरी वीकनेसेस क्या हैं, वेयर आर द अपॉर्चुनिटीज़, मेरे एम्बिशंस क्या हैं, मेरी अभी तक की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है, प्रोफेशनल या पर्सनल क्या है, वी डोंट नो। जब तक मुझे पता ही नहीं होगा, वो एक होता है स्वॉट एनालिसिस, शायद आप जानती होंगी, स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स, तो बहुत कराई जाती हैं BBA और MBA के अंदर, और वो हम अक्सर कंपनीज की करते हैं, ठीक है, अपनी कभी नहीं करते। आई शुड नो ना, मेरी जो स्ट्रेंथ है उसी को मैं ट्रांसलेट करूंगा ना अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर। सो सिंपल आंसर सॉरी आपके सवाल का, और वो बहुत क्लियर है, और वो ये है कि मुझे अपने आप का नहीं पता। वो एक बड़ा कमाल का वो एक सेंटेंस है, आई थिंक व्हाट आई एम, आई डोंट नो व्हाट आई एम। मैं सोचता तो हूँ कि मैं कौन हूँ, लेकिन मैं जानता नहीं हूँ। मैं जानता नहीं। आप जानोगे ना, फिर पता चलेगा कि आप कहाँ एक्सेल करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मेरी डायरेक्शन क्या है, ऐसे नहीं पता चलेगी। सर कोई ऐसी टिप बता दे जिससे हमें हमारा मकसद जल्दी तलाश हो जाए। मेरा ख्याल है कि जल्दी में तो कोई चीज़ नहीं मिलती है, लेकिन हमें अपने देखिए मेरा तो एक वो हो गया, आपका भी नेचर, यू आल्सो वांट टू गो समवेयर। बिल्कुल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए एक टेक्निक देता हूँ, मैंने खुद भी कहीं सीखी थी, उसे हम कहते हैं लाइफ मैट्रिक्स। आपने करना ये है कि आपसे अबाउट 60 के करीब जो हैं वो ब्लॉक्स का एक बनाएं पेज, ठीक है, जिसमें फर्स्ट कीजिए 10 हो और 6 लाइन्स हो, ठीक है, 10 कॉलम्स हैं और 6 रोज हैं, सही है, ठीक है। वो जो हर एक ब्लॉक है, ठीक है, दैट ब्लॉक इज 1 year ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे पाकिस्तान में एवरेज लाइफ इज 63 फॉर द फीमेल एंड 62 फॉर द मेल। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने 60 बनाई है, सही हो गया, ठीक है। फर्स्ट कीजिए आपकी एज 20 years है, तो आपने 20 साल के बाद अपनी पूरी डायरेक्शन बनानी है कि 60वें साल में मैं किधर होऊंगा, ठीक है। 21वें साल में मैंने क्या करना है, वो जो माइलस्टोन्स की बात कर रहा था ना, 22वें में क्या करना है, ताकि 60वें पे साल में जहां मैंने जाना है वहां मैं जा पाऊं। अच्छा, अब जो पिछला वाला है, जो आपके पहले साल से लेके और 19 साल तक का है, वो आपके पास डेटा नहीं होगा, खासतौर पर बचपन का। यू हैव टू थिंक अबाउट इट, कि आप अपनी माँ से पूछें कि माँ मैंने पहले साल में कौन सा ऐसा काम किया था, वो कहा कि तू ना बहुत जल्दी चलना शुरू हो गई थी। तो आपने लिखा आई स्टार्टेड वॉकिंग अर्ली। फिर 20 साल के बाद हर साल में आप लिखें कि मुझे हर साल में क्या करना है, कहाँ पहुँचने के लिए, वो 60 साल वाली डायरेक्शन में पहुँचने के लिए। आप एक दफ़ा करके देखें, आप हैरान हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ कि जब पहला साल खत्म, जैसे अब आप 25 ईयर्स में 2025 में आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप क्या सोचेंगे, यार 2024 में मैंने डिसाइड किया था मैंने ये हासिल करना है, हाँ। तो 2025 में मैंने फिर डिसाइड किया मैंने किया भी है कि नहीं किया। अगर किया है तो मैं टिक मारूंगा, नहीं किया तो मैं क्रॉस मारूंगा। जी जी बिल्कुल। तो पूरे 12 महीने आप यही करते रहेंगे। हाँ जी, लेकिन सर इस दौरान इंसान डगमगा भी जाता है, फोकस नहीं होता, समटाइम्स आपके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती, बहुत सी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, आपके जो गोल्स होते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाते। जी जी, हाय हाय। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव ए मेंटर, ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव समवन जिसके साथ आप अपने ख्वाब को शेयर करें। वो आपकी माँ है, वो आपका बाप है, वो आपका बॉस है, वो कोई आपका दोस्त है, ठीक है, समबडी, बट यू नीड टू हैव ए मेंटर। जब इस तरह का वक्त आए और आप समझें कि नाउ यू आर फीलिंग डाउन एंड आउट, यू गो टू हिम और हर और उससे बात करें, ठीक है। मुर्शद आपको कभी भी नसीहत नहीं करता, मुर्शद सिर्फ आपको स्पिरिचुअली स्ट्रेंथ देता है,
वो हासिल करने की जो आप कर सकते हैं। और उसको मेंटोर कहते हैं, और मेंटोर को मुर्शिद भी कहते हैं, और पीर साहब भी पीर कहते साहब हैं, भी कहते हैं। पीर साहब भी कहते हैं। और वो जो कनेक्शन है ना, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो टूट नहीं सकता। वो बेशक बिल्कुल। आपके पास हो या ना हो, पीर साहब बैठे होंगे मरी में, पीर साहब बैठे हैं मुल्तान में, हाँ। लेकिन जब भी मुझे प्रॉब्लम आएगी तो मैं सोचूंगा, तो मैं कहूंगा मुर्शिद, तो मुझे तसल्ली होनी शुरू हो जाती है। हाँ जी, होता है ये, कनेक्शन बिल्कुल स्पिरिचुअल है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो ही। हमारे यहाँ पे ना मेंटोरिंग इज मिसिंग, हम्म, और ना तो हम मेंटोर बनाते हैं, हम्म, और ना कोई जो सक्सेसफुल लोग हैं वो मेंटोरिंग करते हैं। ये भी याद रखिएगा, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। अच्छा, जो हाँ, सक्सेसफुल होते हैं वो भी मेंटोरिंग करते हैं। देखें, आप जैकमा को अगर सुने तो वो ये कहता है कि 50 साल के बाद तुम्हारा काम फिर लोगों को देना है। आफ्टर 50 years you have to tell the youngsters that how you have reached here. पास ऑन करनी है अपनी Pass जो on भी आपके वो आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं legacy या है, फिर एजुकेशन है। वो आपने देकर जाना है किसी को। हम्म, इसलिए हमारे यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, दे शुड मेक इट श्योर। जैसे कासिम अली शाह साहब बहुत करते हैं, आपने देखा होगा, सेल्फ हेल्प मेंटोरिंग टेक्निक्स बताते हैं लोगों हैं, को हाँ ग्रोथ बताते करने हैं। में बहुत तो ज्यादा। ही इज आल्सो काइंड ऑफ एन मोटिवेटर टू अ लॉट ऑफ पीपल एज बिल्कुल वेल। ऐसे ही, मिलियंस ऑफ पीपल। मिलियंस ऑफ हाँ पीपल्स। तो जी। इस तरह से बाकी लोगों को भी करना चाहिए। वो बेशक किसी आपके पास पॉडकास्ट में आए, वो कोई इंटरेक्शंस करें यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जाके, इवन स्कूल्स में इंटरेक्शन करें। हाँ जी। उनको पता तो होना कि यार देयर इज समवन हु इज दैट सक्सेसफुल, हु स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच एंड हु रीच्ड टू दिस लेवल। लेकिन आजकल डिजिटल का दौर है, आप घर बैठ के भी एक वीडियो बना हाँ के लोगों को हाँ बता सकते बिल्कुल हैं। बता सकते हैं। हाँ। बात तो ये है कि आप कैसे उसको जो कुछ आपने किया है लोगों को कैसे एक्सपोज करेंगे, या लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगे उस पर। तो उस पर आप चाहें आप किताब लिख रहे हैं, आप चाहें आप अपना यूट्यूब का कोई चैनल रन कर रहे हैं, आप चाहें उसमें कोई रील्स बना रहे हैं, आप चाहें कोई इंस्टाग्राम पे छोटी सी मूवी डाल रहे हैं, आप चाहें तो फेसबुक पे कुछ कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। चलें, अगर एक वीडियो देख के किसी एक शख्स की ज़िंदगी में भी कोई तब्दीली आ जाती है, तो इसका मतलब है आपने अपना मकसद पूरा कर दिया। सो बोथ केसेस टू लुक फॉर ए मेंटोर, एंड इफ यू आर अ सक्सेस स्टोरी देन यू आल्सो हैव टू मेंटोर द अदर पीपल एज वेल। ये दोनों अगर होंगे तो आप देखिएगा कि ह्यूज चेंजेस विल बी कमिंग एंड द पीपल विल स्टार्ट लुकिंग फॉर द डायरेक्शंस एज वेल। लेकिन सर ऐसा कहाँ होता है, हमारी कौम की सोच ऐसी नहीं है, वो अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन होते हैं वो पास ऑन नहीं करते, वो नहीं जी करते जी, लोगों हम को बड़े motivate। सेल्फिश हैं ना जी, सेल्फिश हम बहुत सेल्फिश हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहा था। देखिए, ये जो हम कहते हैं ना कि स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये कैपिटलिज्म का, कि मैं अगर आपको दे दूंगा तो मेरा हिस्सा कम हो जाएगा। इस्लाम कहता है देयर इज एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज, जितना बांटोगे उतना ही मिलेगा, बिल्कुल उतना ही मिलेगा। ठीक है ना। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसकी स्पिरिट को देखें, इस्लाम की स्पिरिट को देखें, वो है ही इसीलिए। और आप यकीन कीजिएगा कि जब आप ऐसा करना शुरू करते हैं, जब लोगों को मेंटोर करते हैं, एडवाइस करते हैं, आप सेल्फिश नहीं होते, आप सेल्फलेस होते हैं, तो फिर आप देखेंगे लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो जिस अंदाज में आपको देखते हैं ना, आप उसके बारे में सोच भी नहीं कर सकते। और ये सदका जारिया भी है ना। मैं दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। वो जो हज़रत अली का कौल है कि जब तुम पे तंगदस्ती हो तो अल्लाह से सदका और खरात करके तजारत करो। यानी कि जब पैसे नहीं भी है ना, तो एक पैसा भी वो भी दे दो। तजारत क्या होती है कि जितना आप खर्च करते हैं उससे दोगुना मिलता है ना। तो आई एम श्योर जो आप अल्लाह की राह में दे रहे होंगे वो आपको दोगुना होके मिल रहा होगा। और दिमाग की खैरात तो यही और सदका ये है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन पास ऑन करो, लोगों को बताओ। इट्स नॉट नेसेसरी। अगर मेरी कोई आदत अच्छी है, मैं किसी को सिखाता हूँ, मेरी जैसे आपने कहा कि इफ आई कैन डू समथिंग गुड, मैं लोगों को सिखाता हूँ, ठीक है, अच्छी बातें सिखाता हूँ कोई, तो ये भी सदका जारिया या एक तरह का कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी है। वहाँ पे हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन ना होने की जो शायद बड़ी वजह है वो ये भी है कि लोगों, जो कामयाब लोग हैं, उन्होंने लोगों को बताया नहीं है कि हम कामयाब कैसे हुए। वरना बहुत सी सक्सेस स्टोरीज लोगों के पास होती हैं ऑलरेडी हैं। आई एम नॉट सेइंग, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। पाकिस्तान में देयर आर सम अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज पीपल आर हैविंग, और कमाल है। सही है सर, आपने बताया कि मेंटोर होना चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप एक इंसान फोकस्ड कैसे रह सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? फोकस तभी होगा ना जब आप एक अपनी मंजिल, डेस्टिनेशन डिसाइड करेंगे, फिर आप ये डिसाइड करेंगे कि मुझे इस मंजिल को हासिल करने के लिए 1 साल में क्या करना है, 1 माह में क्या करना है,
एक हफ्ते में क्या करना है और एक दिन में क्या करना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, yes. और एक घंटे में भी क्या करना है और एक मिनट में क्या करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पागल हैं, यू आर क्रेजी अबाउट दैट पैशन। हाँ। ठीक है, जो आपने जहाँ पे जाना है, तो आप हो ही नहीं सकता कि आप फोकस ना रहें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा एक मिनट जो गुजर रहा है वो अल्टीमेटली अगर मैं उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर रहा तो मैं अपनी मंजिल से दूर हो रहा हूँ। अगर मैं इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहा हूँ तो मैं कर रहा हूँ, और मिनट फिर घंटों में, और घंटे फिर जो है वो दिनों में, और दिन जो है वो महीनों में, और महीने फिर सालों में कन्वर्ट होते हैं। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप फोकस ना, लेकिन हो सकता है कई दफ़ा आप जब लैक ऑफ फोकस है तो वहाँ पे फिर आपको कोशिश करनी चाहिए कि यू कम बैक टू द सेम लेवल जहाँ से आप डिस्ट्रैक्ट होके कहीं और गए थे। और सर जब इस दौरान एक इंसान को ये फील होने लगे कि मैंने बहुत सा वक्त ज़ाया किया, इसका ये मतलब होता है कि वो मैच्योर हो गया है? हाँ, यस, टू सम एक्सटेंट एब्सोल्युटली राइट। और ये अवेयरनेस आ जाती है कभी कभी जब आपको बहुत नाकामियाँ मिलती हैं या फिर आपको खुशियाँ नहीं मिलती हैं, तो फिर आप सोच रहे होते हैं कि यार इसकी क्या वजह थी, क्यों ऐसा मेरे साथ हुआ है, राइट। सो वहाँ पे फिर यू आर राइट कि शायद फिर वो ज़हनी तौर पे मैच्योर होना शुरू हो जाता है वहाँ पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी गलतियाँ भी मानता है ना कि मैंने खुद वक्त ज़ाया किया अपना। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सो मच। So kind of you. Thank you very much. Thank It's you. absolute always wonderful talking to you, Same here, मेरा। sir, same. Thank you very much. Thank बहुत you. शुक्रिया। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।